Assalamu alaikum everyone. Today we are starting Sales of Goods Act 1930. हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 75 तक पढ़ लिया है, जिसमें सब जनरल रूल्स थे। उसके बाद स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स स्टार्ट होते हैं। तो उससे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 7 था, जिसे रिपील करके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बना दिया गया। जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो एक्ट्स थे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही थे पहले ही 1872 में। एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का, जो उसमें से रिपील करके बाद में एक बिल्कुल सेपरेट नया इनेक्ट कर दिया गया, और उसके साथ साथ 1932 का जो पार्टनरशिप एक्ट है वो भी पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट था, लेकिन उसे भी उसमें से रिपील करके एक अलहदा से एक्ट बना दिया गया 1932 में। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो कि इन्फोर्स हुआ 1 जुलाई 1930 में। और ऑब्वियसली ये भी ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। इन लोगों ने ही और उनकी पार्लियामेंट में ही हमारा ये एक्ट बना था। इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे कहा जाता था, उसने ही ये एक्ट जो है वो इनेक्ट किया। और ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पहले 1893 में था, 1893 का था, वो मर्ज किया, और साथ ही जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 7 था उसे उठाकर एक साथ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से इनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली इस एक्ट में सेक्शन जो हैं वो टोटल 66 हैं, जिसमें से एक जो है वो रिपील हो चुका है, सेक्शन 65। तो बेसिकली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो डील करता है वो गुड्स की सेल से डील करता है। ठीक है, लेकिन मेन बात यहाँ पर यह है कि इसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलहदा क्यों किया गया। उसकी वजह यही है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जस्ट जनरल रूल्स बताए गए हैं जो हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट में इम्प्लीमेंट होते हैं, और इसमें भी बताया गया है, इसके जो डेफिनेशंस हैं उसमें सेक्शन 2 के सब सेक्शन 15 में, कि उसकी सारे जो भी टर्म्स थी या जो भी उनकी डेफिनेशंस थी वो इधर भी सेल्स ऑफ गुड्स में भी इम्प्लीमेंट होंगी। अगर उसमें लिखा नहीं गया, अगर कहीं लिखा गया है कि ये बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो नहीं होगी, वरना सारी जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जनरल रूल्स थे वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के भी हैं सेम। ठीक है, लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स को अलहदा करने की वजह ये थी कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ उन गुड्स की सेल से बात की जाएगी जो मूवेबल होंगे। मेन बात ये थी। अच्छा, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेट करते हैं, क्योंकि उधर जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ा, वो पहले तो 75 तक हमने जनरल रूल्स पढ़े हैं। उसके बाद जो अभी स्टार्ट होते हैं 124 टू आगे जितने भी हैं वो सारे वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, पेलमेंट, प्लेज और एजेंसी और गारंटी। वो सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन्हें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे कभी। लेकिन अब इस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से बात की गई है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। मतलब सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में कौन कौन से ऑब्लिगेशंस होते हैं, उसकी क्या क्या एसेंशियल्स हैं, उसमें क्या क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं, और उसकी अगर कोई ब्रीच कर दे तो क्या क्या ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं, और राइट्स क्या होते हैं सेलर्स के और बायर के और सब के। ये सारी चीज़ें रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, जैसे कि सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में, कि वो कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर्स और अग्री टू ट्रांसफ़र द टाइटल ऑनरशिप इन द गुड्स टू द बायर फॉर कंसिडरेशन। इसमें बात की गई है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स से, जिसमें है कि एक सेलर कोई गुड्स ट्रांसफ़र करेगा या अग्री करेगा, यानी कि फ्यूचर में कभी सेल करने के लिए उस गुड्स को फॉर द कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन क्या होगी, कंसिडरेशन मनी कंसिडरेशन होती है। उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से इस सेल्स ऑफ गुड्स में बात होती है, जिसमें एक सेलर बायर को कुछ ट्रांसफ़र करता है ऑनरशिप के तौर पे, या फिर फ्यूचर में अग्री करता है कि उसे ट्रांसफ़र करेगा फॉर कंसिडरेशन, जो कि मनी होगी। ये इससे रिलेटेड जो है वो सारा सेक्शन जो एक्ट है 1930 का वो बात करता है। सो बेसिकली सेक्शन 1 जो है वो बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमांसमेंट का। तो शॉर्ट टाइटल यही है कि इस एक्ट को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कहा जाता है, और एक्सटेंट ये है
कि ये पूरे पाकिस्तान में एक्सटेंड होता है और कमांसमेंट इसकी हुई 1 जुलाई 1930 से। बाद सेक्शन 2 है जो डील करता है डेफिनेशन से। डेफिनेशन से मुराद इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस, जैसे हमने पहले भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 में पढ़े थे, जिसका मतलब ये होता है इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस लेने का कि कोई भी एक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो जो टर्म्स इस इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस में बताई गई हैं आपने उन्हीं को माइंड में रख के उसी तरह आगे सेक्शंस जो भी आप पढ़ेंगे इस एक्ट को उसी सेंस में जो इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस में उस वर्ड की मीनिंग इंटरप्रेट की गई है उसी तरह हमने उसे इंटरप्रेट करके पढ़ना है। तो यहाँ पर सब सेक्शन 1 सेक्शन 2 का कहता है बायर के हवाले से कि बायर इज़ समवन हु बायज और हैज़ अग्रीड टू बाय गुड्स। यहाँ दो बातें हैं कि बायर वो बंदा होता है जो कोई भी गुड्स बाय करता है और सेकेंडली या तो फिर अग्री करता है कि वो फ्यूचर में बाय करेगा। ठीक है, मतलब कि एक तो सेल हो रही है एट द टाइम या कोई फ्यूचर में गुड्स को बाय करने की बात हो रही है, अग्रीमेंट हो रहा है कि वो फ्यूचर में उसे बाय करेगा, तो वो बायर कहलाता है। मतलब मिसाल के तौर पे आप कहीं कोई चीज़ लेने जाते हो और आपने पैसे दिए और इसी टाइम पे वो चीज़ ले ली तो आपने बाय कर लिया, एक तो ये। दूसरा ये कि सामने वाला आपको सेलर कह रहा है कि मैं ये चीज़ जो आप मुझसे लेने आए हैं ये गुड्स ये कल मिल जाएंगी या परसों मिल जाएंगी, आपको परसों ले जाइएगा। तो अगर आप उससे वादा करते हैं कि ठीक है, प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपसे परसों ले जाऊंगा, तो वो अग्रीज टू बाय कुछ हो गया। इसके बाद सब सेक्शन 2 जो सेक्शन 2 का बोलता है वो है डिलीवरी के हवाले से। डिलीवरी से मुराद ये कि जब कोई सेलर जो भी गुड्स को उससे प्रॉमिस हुआ था वो किसी को पोजीशन जो है वो ट्रांसफ़र करता है उसकी, तो उसे डिलीवरी कहते हैं। जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को गुड्स की पोजीशन जो है वो ट्रांसफ़र करता है उसे डिलीवरी कहते हैं। अब डिलीवरी जो है वो किसी भी तरह हो सकती है, यानी कि अगर उसे ऐसे कोर्स में डाल दिया जाए, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में, या ऐसे एक्ट से कि वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में जा चुकी है तो उससे भी डिलीवरी के प्रोसेस में आ जाती है वो। जबकि अगर हम इसे डिटेल में देखें तो डिलीवरी जो है वो दो तरह की होती है। एक डिलीवरी होती है एक्चुअल डिलीवरी, कि जब हैंड टू हैंड डिलीवरी हो जाए। ठीक है, यानी कि अभी आपने प्रॉमिस किया कुछ लेने का, सामने वाले ने आपको कुछ देने का प्रॉमिस किया और उसी टाइम पे फिज़िकली आपको पोजीशन दे दी, ट्रांसफ़र कर दिया आपको वो गुड्स, तो वो डिलीवरी कहलाएगी एक्चुअल डिलीवरी। इसके बाद सेकेंडली है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वो होती है जिसमें गुड्स जो हैं वो ऑलरेडी किसी वेयर हाउस मैन के पास होते हैं, यानी कि जो मिसाल के तौर पे जो सेलर है उसका एक गोडाउन है, उधर का जो गोडाउन मैन है, जो वेयर हाउस मैन जिसे कहते हैं, उसके पास वो गुड्स रखे हुए हैं। ठीक है, और सेलर जो है वो प्रॉमिस कर लेता है किसी को अपने गुड्स वही वाले सेल करने के लिए, और बायर जो है वो उसे एक्सेप्ट करके उनका प्रॉमिस होकर परफॉर्मेंस हो जाती है, गुड्स जो हैं वो बायर के पास चल जाते हैं। लेकिन जाते किस तरह से हैं कि परचेज़ कर लेता है बायर गुड्स, जबकि उस टाइम पे हाथ में नहीं होते हैं, वो होते हैं वेयर हाउस मैन के पास। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इस तरह से कहा गया है कि गुड्स ऑलरेडी जो वेयर हाउस मैन है उसके पास पहले से ही होते हैं सेलर के नाम पे, लेकिन जब सेलर बायर को वो बेच देता है तो फिर वो वेयर हाउस मैन के पास किसके नाम पर हो जाते हैं, बायर के नाम पर वो गुड्स उसके पास रखे रहते हैं। तो इस तरह की डिलीवरी को कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहा जाता है। इसके बाद सब सेक्शन 3 में बात की जा रही है डिलीवरेबल स्टेट के हवाले से कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में कब होंगे। सब सेक्शन 3 में कहा गया है कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तब होंगे जब व्हेन दे आर इन सच स्टेट दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ दैम। यानी कि गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में तब कहलाएंगे जब बायर जो है वो बाउंड होगा कि उनकी डिलीवरी ले लें। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी जगह गए हैं, आपने किसी से कोई चीज़ मांगी, ठीक है, और जो सेलर है वो आपको वो चीज़ देने से पहले उसके पास बहुत सारी क्वांटिटी में वो चीज़ें, मिसाल के तौर पे आप कहीं ऑयल लेने गए हैं, ठीक है, आप कहीं ऑयल लेने गए हैं और आपने उसे पूछा ऑयल के हवाले से और सेलर ने अभी तक उस ऑयल को जो बहुत बड़े कंटेनर में है उसे अलहदा करके अभी आपके लिए पैक नहीं किया, तो इसका मतलब वो तब तक डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है आपके लिए। ठीक है, इसका मतलब जब तक वो उसे पैक करके आपके सामने नहीं रख देता, डिलीवरेबल स्टेट में नहीं डाल देता, तब तक आप उसे डिलीवर नहीं ले सकते, उसको आप डिलीवरी भी नहीं ले सकते। तो डिलीवरेबल स्टेट में तब होते हैं गुड्स जब वो बिल्कुल जिस तरह से मांगे गए थे उस तरह तैयार होकर आपके सामने मिसाल के तौर पर रख दिए जाएँ, तो वो डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स हो गया। ठीक है,
तो इसका मतलब जो गुड्स हैं वो डिलीवरेबल स्टेट में कब आते हैं, उसकी कुछ टाइप्स हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि एग्जिस्टिंग गुड्स, ऐसे गुड्स जो एग्जिस्टिंग हो, मतलब कि एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो प्रेजेंट हो आपके पास, अगर सेलर के पास, तो उन गुड्स को एग्जिस्टिंग गुड्स कहते हैं, जिनके बारे में सेक्शन 6 में भी बताया गया है डिटेल में कि एग्जिस्टिंग गुड्स होते कौन से हैं, कि जो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स आपके पास मौजूद हों। अब एग्जिस्टिंग गुड्स भी जो है वो भी 3 तरह के हैं। एक तो ये कि स्पेसिफिक गुड्स हों। स्पेसिफिक गुड्स से मुराद ये कि आपने स्पेसिफिकली बता दिए हों कि इस तरह के आपको ये गुड्स चाहिए और वो उस टाइम पे मौजूद हों, तो वो गुड्स स्पेसिफिक होते हैं। इसके बाद एसिटेन भी सेम ही है एक तरह से, कि एसिटेन कर दिए गए हो। एसिटेन गुड्स वो होते हैं जिसमें जैसे कि बल्क क्वांटिटी में कोई गुड्स हैं आपके पास, उसमें से आपने अलहदा सेपरेट करके एसिटेन कर दिए कि आपने ये गुड्स सेल करने हैं, और सामने वाला बायर जो है वो बता दे कि आपको इतने गुड्स चाहिए, एसिटेन कर दे वो। अब वो किस क्वालिटी के चाहिए, किस कलर के चाहिए, किस किस्म के चाहिए, वो आपको बता दिए जाएँ। बहुत सारे गुड्स में से एक एसिटेनमेंट हो जाए उन गुड्स की, उन्हें सेपरेट कर दिया जाए, और जिस तरह की भी क्वालिटी मांगी गई, कलर मांगी गया, शेप मांगा गया, किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो उन्हें एसिटेन गुड्स कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह इसी का अपोजिट है अनएसिटेन गुड्स, ऐसे गुड्स जो भी एसिटेन नहीं किए गए। ठीक है, तो उनको गुड्स को कहा जाता है अनएसिटेन गुड्स। इसके बाद गुड्स की ही टाइप्स में फ्यूचर गुड्स आते हैं, जो कि इसके सेक्शन 2 के सब सेक्शन 6 में भी बताए गए हैं। फ्यूचर गुड्स के फ्यूचर गुड्स वो होते हैं जो गुड्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स मौजूद ना हो। मतलब कि बायर जो है सेलर से इस तरह के गुड्स की बात करे जो उस टाइम पे उसके पास है ही नहीं। मतलब कि सेलर वो कहता है कि ये गुड्स फ्यूचर में प्रोड्यूस्ड होंगे या मैन्युफैक्चर होंगे, उन्हें फ्यूचर गुड्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहीं पे फर्नीचर लेना है और वो बना हुआ नहीं है इस टाइम पे, आपने ऑर्डर दिया है। ठीक है, चाहे आपने वो सैम्पल दिखाया या डिस्क्रिप्शन दिखाई है कि मुझे इस तरह का चाहिए, वो गुड्स अभी एग्जिस्टिंग नहीं है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। वो गुड्स आपके पास अगर नहीं है और वो फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होकर तैयार होकर आ जाएंगे, मिल जाएंगे आपको, तो उन गुड्स को फ्यूचर गुड्स कहा जाता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर 2 तरह के होते हैं। अभी हम उनसे बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि जब भी सेल होती है वो 2 तरह की होती है। एक तो सेल वो होती है जो हाथ के हाथ हो जाती है, ठीक है, और एक दूसरी वो होती है जो फ्यूचर पर होती है, यानी कि अग्रीमेंट टू सेल। तो जो अग्रीमेंट टू होती है जिसमें फ्यूचर में अग्री करता है जो सेलर है कि मैं आपको ये बेचूंगा, चीज़ें दूंगा, और बायर जो है अग्री करता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था 1 में भी, सब सेक्शन 1 में भी, कि बायर अग्री टू बाय करता है, तो वो अग्रीमेंट टू सेल में होता है कि वो अग्री करता है कि वो फ्यूचर में वो चीज़ आपसे ख़रीदेगा। तो फिर फ्यूचर गुड्स होते हैं वो जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के, जो अग्रीमेंट टू सेल होता है। इसके बाद एक और गुड्स की टाइप्स में है कंटिंजेंट गुड्स, जो कि कंटिंजेंसी पर होता है, यानी कि कंडीशनल होता है। जिस तरह के हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर होते हैं, कि अगर वो काम हो गया तो मिल जाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई क्रॉप है, उसके हवाले से आपने किसी से अग्रीमेंट करा है कि अगले साल गर्मियों में या बारिशें होंगी तो जब ये क्रॉप जो है वो बन जाएगी तो मैं आपको सेल कर दूँगा। तो यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं वो जो हैं वो कंटिंजेंसी पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर अगले साल बारिशें हुई ही नहीं, वो क्रॉप आपकी फली फूली ही नहीं और आप उसे सेल ही नहीं कर पाओगे, तो फिर वो तो अग्रीमेंट आपका हो गया वॉइड, है ना। तो इस तरह से कंटिंजेंसी डिपेंड करती है हैपनिंग पर और नॉन हैपनिंग पर गुड्स के भी। और अगर वो अगले साल बारिश हो गई और वो बन गई तो आप उसे डिलीवर कर सकोगे, तो ये हैपनिंग हो जाएगी। और अगर नहीं हो पाई तो नॉन हैपनिंग हो जाएगा, मतलब कि वो डिलीवर हो ही नहीं पाएंगे तब, क्योंकि वो पहले से ही पेरिश हो चुके होंगे या बिल्कुल ख़त्म हो चुके होंगे जो सब्जेक्ट मैटर है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो ये कुछ टाइप्स थी गुड्स की, जिनमें था कि एग्जिस्टिंग गुड्स हों, फिर एग्जिस्टिंग जो है वो असर्टेन हो, अनअसर्टेन हो या स्पेसिफाइड हो, उसके साथ साथ फ्यूचर गुड्स हो, या फिर थर्डली कंटिंजेंसी हो गुड्स में। इसके बाद सब सेक्शन 4 बात करता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स की, कि जो गुड्स किसी के पास सेल कर दिए गए हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स ही उसके टाइटल को शो कराते हैं। ये तो जनरली भी होता है ना, अगर हम
इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी अगर बात की जाए कि हम किसी का कोई घर खरीदते हैं या कोई ज़मीन खरीदते हैं, तो वो हमारी पोजीशन क्या शो कराती है? जो ऑनरशिप है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स, जो कागजात होते हैं वही शो कराती है ना। मतलब आपको अगर कोई पूछे कि आपने जगह खरीदी है तो इसकी क्या आपके पास प्रूफ है, तो आप डॉक्यूमेंट्स के तौर पर इसे प्रूफ शो कराते हो ना। तो इसी तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो टाइटल ऑफ गुड्स शो कराते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने किसी से कोई चीज़ गुड्स मंगवाए हैं, दूर से किसी मतलब फॉरेन कंट्री से मंगवाए हैं, और जो वो सेलर है वो जो है उसे ट्रांसमिशन के प्रोसेस में डालता है, तो आप एज अ बायर उस चीज़ को तभी एक्सेप्ट कर सकते हो, या मतलब आप तभी उसकी डिलीवरी उस जगह से ले सकते हो जब आपके पास वो डॉक्यूमेंट या वो रिसीप्ट होगी। ठीक है, यानी कि जैसे बिल ऑफ लैंडिंग है, वो अगर आपके पास होगा तभी आप उन्हें दिखाएंगे तो आपको सामान निकाल के देंगे, वरना नहीं। इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें टाइटल ऑफ गुड्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास रिसीप्ट हो, कोई इन्वॉइसेस हों, या रेलवे रिसीप्ट जो होती हैं जो मतलब कि सामान बिल्टी कराया जाता है, तो आपके वो रिसीप्ट होगी तभी आप उसे रिसीव कर सकते हो, वरना नहीं। और ये भी हो सकता है कि जो अगर सेलर है किसी और अपने जो भी उसकी रिसीप्ट है वो किसी और के नाम पर अगर भेज रहा है तो वो उसके पास होगी तभी वो एक्सेप्ट कर सकता है, वरना नहीं। इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टाइटल ऑफ गुड्स के होते हैं, जो आपकी पोजीशन या आपकी ऑनरशिप शो कराते हैं, और पता चलता है कि आप ही ऑथराइज्ड बंदे हो जिसे ये गुड्स मिलने हैं, या जो टाइटल ऑफ गुड्स है आपके पास है। इसके बाद सबसेक्शन 5 बात करता है फॉल्ट के हवाले से, कि फॉल्ट मींस रॉन्गफुल एक्ट और डिफ़ॉल्ट, यानी कि जो इस कॉन्टेक्ट में अगर कोई फॉल्ट है या जो कोई डिफ़ॉल्ट करता है या कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसे फॉल्ट कहा जाएगा। ये सेक्शन सबसेक्शन 5 में बताया गया है। इसके साथ जो सबसेक्शन 6 था फ्यूचर गुड्स का, वो हमने प्रीवियस ही डिस्कस कर लिया। तो अब यहाँ पर है सबसेक्शन 7 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि सब्जेक्ट मैटर के हवाले से बात कर रहा है कि जो गुड्स हैं जिनकी सेल हो रही है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं हम, जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट ही उन गुड्स का हो रहा है जिनकी सेल हो रही है। तो वो गुड्स होंगे कौन से, ये सबसेक्शन 7 में बताए गए हैं कि गुड्स मीन्स every kind of movable property other than actionable claims and money, and includes stock and shares, growing crops, grass, and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale will be considered goods. अब यहाँ पर सेक्शन सबसेक्शन 7 में मेन जो है बताया गया है कि गुड्स जो हैं वो होंगे कौन से। तो सबसे मेन बात जो है वो तो ये है कि गुड्स जो हैं वो मूवेबल होंगे। इसका मतलब इमूवेबल गुड्स के हवाले से तो सेल्स ऑफ गुड्स बात करता ही नहीं है। मूवेबल गुड्स के हवाले से बात करता है सिर्फ और सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जो इमूवेबल है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसमें इमूवेबल जो है गुड्स या इमूवेबल जो भी चीज़ें हैं उनके हवाले से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है। लेकिन अगर मूवेबल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बताया गया है। तो जो गुड्स हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होंगी, ये कहा गया है। और अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, मतलब कि ये दो चीज़ें जो है वो एक्सक्लूड की गई हैं गुड्स की डेफिनेशन में से। एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी जो है वो दो चीज़ें एक्सक्लूड की गई हैं, और इंक्लूड क्या क्या किया गया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है, साथ साथ स्टॉक और शेयर्स, और जो भी ग्रुप्स जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं, या ग्रास मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो ज़मीन पे उगती हो लेकिन हम उसे हटा सकें बगैर उन्हें कोई नुकसान पहुँचे, हम उन्हें हटा सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं, तो वो भी मूवेबल गुड्स में ही कहलाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि उन्हें सीवियर आराम से करके उन्हें सेल किया जा सकता है, तो वो भी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, इस तरह मूवेबल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस भी आता है जो गुड्स की डेफिनेशन में है, और स्टॉक एंड शेयर्स भी, क्योंकि शेयर्स जो है वो अलॉटमेंट हो जाती है तो किसी एक की प्रॉपर्टी बन जाते हैं, तो वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में है। और ग्रोइंग क्रॉप्स, जो भी क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं उन्हें हम आराम से सीविएट कर सकें, या ग्रास या ऐसी कोई भी चीज़ जो ज़मीन से टच है लेकिन जो सीविएट कर सकते हैं हम सेल से पहले, तो वो भी गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। इसके साथ साथ जो एक्सक्लूड किए गए हैं वो दो चीज़ें हैं, उनमें सबसे पहले हैं एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स जो है वो ये हैं कि अनसिक्योर्ड डेब्ट्स जो होती हैं उन्हें एक्शनेबल क्लेम्स कहा जाता है। ऐसी डेब्ट जो अनसिक्योर्ड हो, जैसे मिसाल के तौर पे आपने किसी को किसी से पैसे लिए, किसी से लोन लिया, और उसकी जगह पे आपने उसे कोई चीज़ अपनी प्लेज कर दी। ठीक है, प्लेज वो होते हैं जो
मूवेबल चीज़ों की होती है उसे प्लेज कहते हैं, और जो इमूवेबल चीज़ों की होती है वो मॉर्गेज होती है। अगर आप किसी से कोई डेट लेते हैं, कोई लोन लेते हैं और उसकी जगह पे सिक्योरिटी के तौर पे उसे प्लेज कर देते हैं आप अपना कोई चीज़, कोई सोना मिसाल के तौर पे, और अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, अगर आप किसी भी किस्म का फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो जिसके पास आपने प्लेज पर वो सिक्योरिटी के तौर पे वो चीज़ रखवाई थी, उसके पास ये राइट होता है कि वो प्लेज पर जो भी चीज़ थी उसे वो सेल करके अपना लोन रिकवर कर ले। ठीक है, लेकिन यहाँ बात की जा रही है अनसिक्योर्ड डेट्स, मतलब ऐसी चीज़ जिसमें आपने जो डेट्स हैं वो अनसिक्योर्ड हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे आपने किसी को गोल्ड दिया, लेकिन उस बंदे को बाद में पता चला कि जो प्लेज के तौर पे आपने उसे गोल्ड दिया था वो तो नकली था। अब आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो वो उसे सही भी नहीं करवा सकता, मतलब कि उसका जो लॉस हुआ है वो तो वापस नहीं आ सकता ना, और ना ही तो उसके पास ये राइट है कि वो आपकी प्रॉपर्टी किसी किस्म की फॉरफीट कर दे। लेकिन हाँ, उसके पास ये राइट यहाँ पर है कि वो कोर्ट में आपको सू कर सकता है। तो इस तरह के क्लेम्स जो एक्शनेबल हों और अनसिक्योर्ड हों उन्हें कहा जाता है एक्शनेबल क्लेम्स, और ये गुड्स की डेफिनेशन से बिल्कुल आउट है। ठीक है, सेकेंडली बात की गई है मनी की, कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी और गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगी वो मनी है। जाहिर सी बात है, आप गुड्स जो है वो है ना जो सब्जेक्ट मैटर होंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट के। अब उसमें आप किसी से पैसे तो नहीं बेच सकते किसी को, कि आप किसी को पैसे बेच रहे हो और पैसे ले रहे हो उसकी जगह, नहीं, ये नहीं होता। लेकिन हाँ, इसमें ये बात है, गुड्स में एक बात ये आ जाती है, जो ओल्ड करेंसी होती है वो आ सकती है। मतलब कि वो करेंसी जो अभी आपकी कंट्री में, आपके एरिया में किसी भी जगह पे इन्फोर्स नहीं है, जो पुरानी है, और बहुत से लोगों को उनके कलेक्शन का शौक़ होता है। ऐसा होता है ना अक्सर के पुरानी पुरानी जो करेंसीज हैं उनके कलेक्शन का लोगों का शौक़ होता है, तो वो बड़ी भाग दौड़ करके उसे ख़रीदने के लिए करते हैं, बड़े मतलब ख्वाहिशमंद होते हैं, तो उसके बदले वो पैसे भी दे देते हैं। तो वो जो ओल्ड करेंसी होती है वो गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड हो सकती है, लेकिन जो करंट आपकी करेंसी चल रही है वो कभी भी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि आप पैसों के बदले पैसे के लिए पैसे तो नहीं ले सकते, मतलब पैसों को नहीं बेच सकते आप। ठीक है, इसके साथ साथ गुड्स की डेफिनेशन में इनकॉर्पोरियल चीज़ें भी आ सकती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे गुडविल, पैटेंट्स और ट्रेडमार्क्स वगैरह, कॉपीराइट, वो भी जो हैं वो गुड्स की नेचर में आ सकते हैं। इसके बाद सबसेक्शन 8 बात करता है इंसॉल्वेंट की, कि वो बंदा जो इंसॉल्वेंट हो जाए उसकी डिफ़ाइन करता है सबसेक्शन ए, कि इंसॉल्वेंट वो है हु हैज़ सीज टू पे हिज डेट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और कैन नॉट पे हिज डेट्स एज दे बिकम ड्यू वेदर ही हैज़ कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट। इंसॉल्वेंट वो बंदा होता है जिसका दिवालिया निकल जाए, मतलब कि उसके इतने लोन लिए हैं कि उसके पास अब पैसे भी नहीं है कि वो उन्हें पे बैक कर सके, तो उस बंदे को कहते हैं इंसॉल्वेंट हो चुका है वो बंदा। ठीक है, और यही बंदा अगर अपने आप को कोर्ट से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा ले तो वो लोग जिससे उसने लोन लिया है वो उसे सू भी नहीं कर सकते। यानी कोर्ट देखती है कि इस बंदे के पास वाकई में कुछ भी नहीं है, जो भी इसने लोन लिया था अब इसके पास वो बैक करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कोर्ट जो है उस बंदे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है। मतलब कि उसे एक सर्टिफिकेट मिल जाता है इंसॉल्वेंसी का, जिस पर कोई भी उसे जिससे भी उसने लोन लिया होता है वो उसे वापस जो है वो सू या क्लेम नहीं कर सकता अपने पैसों के लिए। ये होता है। इसके बाद है सबसेक्शन 9 में मर्केंटाइल एजेंट के हवाले से बताया गया है कि मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है। तो मर्केंटाइल एजेंट इज समवन हु हैज़ अथॉरिटी इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस ईदर टू सेल और कंसाइन गुड्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द वन और बोथ ऑफ द पार्टीज। एग्जाम्पल्स ऑक्शनियर्स, ब्रोकर्स और फैक्टर्स। मर्केंटाइल एजेंट जो है वो मिडल मैन होता है एक तरह से, जो हमारे बिज़नेस में मिडल मैन होता है सेलर टू बायर के दरमियान या बायर टू सेलर के दरमियान, और उस बिज़नेस को चला रहा होता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे सेलर जो है वो कहीं रहता है किसी दूसरे प्रोविंस में और बायर जो है वो किसी अलग प्रोविंस में रहता है। सेलर ने बायर से कोई प्रॉमिस किया कुछ गुड्स डिलीवर करवाने के लिए, तो फिर जो सेलर है उसके गुड्स भी जो हैं वो उस दूसरे प्रोविंस में है और उधर उसका एक मर्केंटाइल एजेंट है, वो उसको कह देता है कि जो मैंने एक बंदे के साथ जो बायर है यहाँ पर रहता है इससे पूरी डील कर ली है, मतलब कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप इसे गुड्स डिलीवर करवा दो। यानी कि मिडल मैन के तौर पर उसे अगर डिलीवर करता है तो ये मर्केंटाइल एजेंट कहलाएगा। कि बिज़नेस में जो इनका
कोर्स ऑफ बिजनेस है उसमें ये एज अ एजेंट काम कर रहा है सेलर और बायर के दरमियान, और इसी तरह बायर जो सेलर के दरमियान भी काम कर सकता है, वाइस वर्सा। अब जो मर्केंटाइल एजेंट है वो ऑक्शनियर्स भी हो सकते हैं, यानी कि कोई ऑनर जो है अपनी कोई गुड्स जो सेल करवाता है ऑक्शन सेल के थ्रू, तो जो ऑक्शनियर है यहाँ पर वो मर्केंटाइल एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है, जो कि अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। प्रिंसिपल कौन होता है? जो सेलर होगा, जो ऑनर होगा, ठीक है। या फिर अगर बायर की तरफ से देखा जाए तो वो वाइस वर्सा है, या ब्रोकर भी हो सकता है या फैक्टर भी हो सकता है, यानी कि मिडिल मैन है ये बायर और सेलर और बायर के दरमियान, ठीक है। इसके बाद सब सेक्शन 10 जो बात करता है वो कहता है प्राइस के हवाले से कि प्राइस क्या है। हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कंसिडरेशन में प्रोमिसेस, सेट ऑफ प्रोमिसेस और रेसिप्रोकल प्रोमिसेस जो हैं वो कंसिडरेशन को बनाते हैं, जबकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सिर्फ और सिर्फ मनी कंसिडरेशन जो है होती है। मतलब कि मनी जो है या प्राइस है वो एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। प्राइस और मनी के बगैर कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, मतलब लाजमी करनी है। अब वो उसे एस्टिमेट करनी हो, मतलब कि अगर आपके वो एग्जिस्टिंग गुड्स पे और आपका उसी टाइम पर परफॉर्मेंस हो रही है उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो आप वो हैंड टू हैंड प्राइस दे रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप उसे फ्यूचर के लिए रख रहे हो कि हम उसे फ्यूचर में एस्टिमेट कर लेंगे, तो वो हो, या फिर जो फ्यूचर के हिसाब से जो भी गुड्स फ्यूचर गुड्स हैं तो उसके वेट और डिलीवरी और उसके साइज़ और उसकी क्वालिटी वगैरह के हिसाब से उसे एस्टिमेट किया जाए, लेकिन प्राइस जो है वो एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ठीक है। इसके बाद सबसेक्शन 11 जो है वो प्रॉपर्टी के हवाले से बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स होगी, कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होगी। स्पेशल प्रॉपर्टी से मुराद इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद सबसेक्शन 12 जो है वो कहता है द क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड्स देयर स्टेट और कंडीशन। सबसेक्शन 12 कहता है कि क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या होगी, वो किस तरह से समझी जाएगी। वो ये होगी कि जो उसकी स्टेट होगी या कंडीशन होगी, यानी कि गुड्स किस कंडीशन में है, जिस कंडीशन में मांगे थे वही है। ऐसे तो नहीं है कि टूट फूट हो चुकी है, ये ख़राब हो रहे हैं, सड़ गए हैं, गल गए हैं, इस तरह के गुड्स तो नहीं है। किस तरह की कंडीशन में है, जो कहा गया था, जिस तरह का सैम्पल या डिस्क्रिप्शन दिखाई गई थी वही क्वालिटी है गुड्स की या नहीं है, ये सब इसको क्वालिटी ऑफ गुड्स में देखा जाएगा, सबसेक्शन 12 में बताए गए हैं। इसके बाद सबसेक्शन 13 में सेलर की डेफिनेशन बताई गई है, वो सेम एज द बायर है कि बायर में हमने पढ़ा था हु बाइज और अग्रीज टू बाय, और सेलर में है हु सेल्स और अग्रीज टू सेल्स, यानी कि एट द टाइम जो है वो सेल कर दे वो भी सेलर होता है, या फिर फ्यूचर गुड्स के हवाले से यानी कि अग्रीमेंट टू सेल में अग्री करे कि वो फ्यूचर में सेल करेगा। तो दो तरह की बातें हैं सेलर की डेफिनेशन में। इसके बाद सबसेक्शन 14 जो है स्पेसिफिक गुड्स के हवाले से बात करता है, जो कि हमने फॉर्मली पढ़ लिया है कि स्पेसिफिक गुड्स कौन से होते हैं जो आइडेंटिफाइड और अग्री कर लिए जाएं जब हम सेल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाएं कि हमें ये स्पेसिफाइड जो हैं गुड्स चाहिए। इसके बाद लास्ट सबसेक्शन 15 बात कर रहा है कि जो भी एक्सप्रेशंस हमने पढ़े हैं अब तक के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में या उसके इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस में, या जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जनरल रूल्स थे वो सब के सब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में एप्लीकेबल होंगे। एप्लीकेबल सब होंगे, एक्सेप्शन ये है कि अगर कहीं किसी सेक्शन में ख़ुद लिखा हुआ हो कि ये वाली बात जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ एक्सेप्टेड ये बात हो तो नहीं होगी, वरना सारे जो भी एक्सप्रेशंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में थे वो सब के सब यहाँ पर एप्लीकेबल सबसेक्शन 15 कह रहा है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शंस आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।